हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैं बिज़ी था फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स अपलोड करने में। सेकेंड ईयर के ऑलमोस्ट सारे ही लेक्चर्स थोड़े से छोड़ के लास्ट ईयर में अपलोड करवा चुका था। पूरे पूरे चैप्टर्स में अपलोड कर चुका हूँ। सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं। एक तो चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स की शुरू की 4 एक्सरसाइजेस हैं, 9.1 से लेकर 9.4 तक, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 की शुरू की 5 एक्सरसाइजेस बाकी हैं, 1.1 से लेकर 1.5 तक, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। तो आज हम जो हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर लें। तो एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कराने से या स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों का, तो आगे जाके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहली चीज़ यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस, और यहाँ लिखा हुआ है R3 स्पेस। R का मतलब होता है रियल नंबर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमें रियल नंबर नज़र आए। तो देखिए आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, फिगर 9.1। ये देखें आपको 9.1 फिगर नज़र आ रही है। इसमें देखें एक फ़िक्स पॉइंट है O, और इस फिक्स पॉइंट से 3 लाइंस पास हो रही हैं। एक लाइन है x डैश x, एक लाइन है y डैश y, और एक लाइन है z डैश z। ये तीनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है ये तीनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ये फिक्स पॉइंट से लाइन जो पास हो रही है, x वाली लाइन, इसको हम x एक्सिस कह देंगे। और जो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है लाइन y डैश, उसको हम y एक्सिस कह देंगे। और जो फिक्स पॉइंट O से पास हो रही है लाइन z डैश, उसको हम z एक्सिस कह देंगे। अब आपके जहन में आएगा कि आ रहा होगा कि यार हमने तो मैट्रिक में एक्स एक्सिस को जो है वो हॉरिजॉन्टल बनाते थे और वाई एक्सिस को वर्टिकल बनाते थे, ये क्या हो गया? तो जनाब बात ये है कि जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं तो हम किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड कह देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और बात आपको बतानी है कि ये जो आपके पास 3 एक्सिस हैं, यहाँ देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, दीज एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। दीज एक्सिस डिटरमिन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स विच आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट के ज़रिए एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स के ज़रिए जो प्लेन बनेगी, प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल स्पेस। तो एक बनेगी वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन क्या होगी, जो वाई और जेड के दरमियान होगी। एक बनेगी जेड एक्स प्लेन, जो एक्स और जेड के दरमियान होगी। और एक बनेगी एक्स वाई प्लेन, जो एक्स और वाई के दरमियान जो है बनेगी या होगी। आगे देखें, मैं पढ़ रहा हूँ तो एक तो बात आपको समझ में आ गई कि जी 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होती है, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 डायमेंशनल में, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो 3 एक्सिस आएंगे। और कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होती है, आगे मैं पढ़ रहा हूँ, द एक्सिस आर टेकन एज डायरेक्टेड लाइंस, the distances measured along OS are taken as positive and those along OX dash as negative। अब ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि जो राइट साइड के ऊपर जो OX है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो OY है वो आपको नेगेटिव, OX डैश जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा। यानी कि जहाँ पर डैश आ रहा है वो नेगेटिव होगा, जहाँ पर विदाउट डैश है वो पॉजिटिव होगा। बस आपको ये बात याद रखनी है। इसी तरह Z के लिए भी है, इसी तरह Y के लिए भी है। आगे चलें, देखें ये मैं आखिरी 2 लाइंस में जो नज़र आ रहा है, द ओरिजिन अलॉन्ग विद द 3 एक्सिस इज सेट टू फॉर्म अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 3 स्पेस। तो अब चूँकि ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस बना है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका नाम हम रखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 3 स्पेस। 3 स्पेस का मतलब है एक्स, वाई और जेड एक्सिस से बनने वाली स्पेस। आगे चलते हैं। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3 स्पेस इज ऑफ 2 टाइप्स। ये कह रहा है ये जो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है अभी ऊपर, एक्स, वाई और जेड एक्सिस से बनने वाले सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब ये कह रहा है कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंडेड और एक होती है राइट हैंडेड सिस्टम।
लेफ्ट हैंडेड सिस्टम क्या होता है, राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है कि राइट हैंडेड सिस्टम, आगे चलते हैं। A right-handed system is the system that when the fingers of the right hand are curled from positive x-axis toward the positive y-axis, the thumb points roughly in the direction of the positive z-axis. ये कह रहा है कि जी अगर आपके पास सीधा हाथ है, अगर आप सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़ें तो वो उंगलियां जब मुड़ नहीं होंगी तो वो कहलाएगा मुड़ते हुए x, और जब पूरी मुड़ जाएंगी तो y तक जाएगा, और जो आपका अंगूठा है उसको हम कहेंगे z एक्सिस। तो बस ये इतनी सी बात याद रखिए। और अगर आप उल्टे हाथ पे लेके जाएंगे तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। अब उल्टे हाथ की उंगलियां जो हैं आपके पास क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी x to y, और जो आपका उल्टे हाथ का अंगूठा होगा वो बनाएगा z। सही है जनाब। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, इतना बहुत है, आगे मैं नहीं बता रहा आपको, काम का नहीं है, काम का तो है लेकिन टाइम इतना नहीं है। अब देखें, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल आया है द डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला आपके लिए नया नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आपके लिए पुरानी चीज़ है। आपने मैथ के चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है। मैंने सारे सवाल किए में अपलोड किए में, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उस पर डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। क्योंकि x और y की बात थी तो इसलिए डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या था, x और y की फॉर्म में था। लेकिन अगर आप ये डायग्राम देखें 9.4, और ये जो पहली लाइन लिखी हुई है, लेट अस नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p1 x1 y1 z1 p2 x2 y2 z2। तो अगर आप जो है वो एक्स वाई और जेड का जो है वो निकाल रहे हैं, पॉइंट निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपके सामने लिखा हुआ है। थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, थोड़ा सा ब्लर्ड है लेकिन आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा। ये देखें क्या लिखा हुआ है, P1 P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आसान आपके पास फार्मूला है, इसकी हेल्प से हम बहुत इजीली अपनी एक्सरसाइज जो 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजीली कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके सामने एक्सरसाइज खुली हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। मैं ज़रा अपना जो है वो सेटिंग बना लूँ लिखने की, उसके लिए आपको 1 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 1 है, आप मेरे साथ देखिए। टेक ए टू बी एनी वेक्टर यू लाइक, ड्रॉ द वेक्टर्स 1/2a 3a -2/3a और -a। इंतहाई आसान सवाल है, इस तरह के सवाल तो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे इतने इजी। मैं आपको बता दूं कि कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले मैं अपना जो है वो वर्ड खोल लेता हूं जिस पे मुझे लिखना है। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 है जनाब, एक्सरसाइज 9.1 का। कहता है 1/2a ड्रॉ करो। दूसरा है जनाब 3a ड्रॉ करो। तीसरा है जनाब -2/3a ड्रॉ करो। और चौथा है -a ड्रॉ करो। और देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, टेक ए टू बी एनी वेक्टर यू लाइक। कह रहा है आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वेक्टर ले लो। तो लेट, अब मैं भी ले लेता हूँ जनाब, लेट ए जो है मैं ले लेता हूँ ये एरो मैंने बना दिया।
ये वेक्टर है ए। तो अगर ये ए होगा, दिस इम्प्लाइज दैट हाफ ए क्या होगा, हाफ ए ये होगा कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बस इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये जो साइज़ था इसका आधा हो जाएगा। ये जनाब मैंने इसका अंदाजे से आधा कर दिया। अब ये जो हमारे पास रिप्रेजेंट आ रहा है कर रहा है ये हाफ ए, बस ये आंसर आ गया। सही है। दूसरा क्या है जनाब, 3a। 3a का मतलब है ये जो a का साइज़ आपको नज़र आ रहा है इसको 3 गुना बड़ा कर दो, इस तरह कि इसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, यानी कि जो हेड है वो चेंज ना हो। तो चलिए जनाब मैं इसको 3 गुना बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने 3 गुना बड़ा कर दिया, अंदाजे से करके खाली दिखा रहा हूँ मैं आपको। कॉन्सेप्ट ये दे रहा हूँ मैं आपको कि जब हाफ लिखा हुआ होता है तो वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड आधी हो जाती है। 3a लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड जो है वो इसकी 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या है जनाब, वो है -2/3a। तो जब माइनस आ गया तो पहली बात तो ये कि आप सबसे पहले इसको जो है वो डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर दें। ये डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये आपके पास जो है वो -a है। अब क्या कह रहा है, 2/3। 2/3 का मतलब होता है अगर आप इसको परसेंटेज में निकालें तो ये हो जाएगा 66%, यानी कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। तो जनाब अली ये था इसका हाफ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया तो ये आ गया हमारे पास -2/3a। और आखिरी हमारे पास क्या है, -a। तो ये जो आपके पास a है जितना साइज़ ये है एग्जैक्टली यही साइज़ रहेगा, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, -a। तो बस ये इतना सा सवाल था। इसमें ये चेक करना चाह रहा था कि क्या इस बच्चे को या इस बच्ची को जो है वो वेक्टर को डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का और माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट है या नहीं। तो आपने बता दिया कि यस सर हमें कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसान है। फाइंड ए, यानी कि हमें क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालनी है फॉर द वेक्टर्स ए p1 p2 वेयर p1 p2 आर द पॉइंट्स हैव द कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले तो मैं सवाल लिख लेता हूँ, उसके बाद बात करूँगा मैं कि भाई ये क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक खोल के रखिएगा ताकि आपको नज़र आता रहे। पार्ट 1, p1 जो हमें दिया हुआ है जनाब वो दिया हुआ है 2 -4 और 1। p2 जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3 1 2। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है x y और z। अब सवाल क्या है, दोबारा सवाल पे आ जाए। कह रहा है p1 p2 जो है वो बराबर है a के। तो सबसे पहले p1 p2 निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो a हमारे पास क्या है जनाब, वो है p1 और p2 का वेक्टर। देखिए वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जो आखिरी पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो p1 p2 का मतलब है कि हर पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस कर दो, यानी कि इसका जो दूसरा है यानी कि -3 है, इसके पहले में से माइनस हो जाएगा, यानी कि उसका पहला उसका पहला -3 -2। सही है जनाब, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, हम लगाएंगे प्लस, फिर हम क्या करेंगे 1 -4, यानी कि 1 +4, ये आ गया। सही है जनाब। फिर क्या करेंगे 2 में से 1 माइनस कर देंगे, प्लस लगाएंगे 2 में से 1 माइनस कर देंगे। तो a हमारे पास जो है वो आ गया -3 -2 होता है -5, 4 और 1 ये होता है 5, और 2 में से 1 गया हमारे पास, ये आ जाएगा 1। सही है जनाब, यहाँ तक एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा मैं एक चीज़ और भी देख लूँ। अच्छा मैं जो था सॉरी, असल में वो मैग्नीट्यूड निकालना था तो मैं मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर लगाना भूल गया। आई एम सॉरी, स्क्वायर आता है और स्क्वायर रूट आता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था। असल में यहाँ से भी मैं आंसर को ऑप्ट कर सकता था मगर कन्फ्यूजन आ जाती, तो हमें कन्फ्यूजन लेकर नहीं आनी है। तो याद रखिएगा सबसे पहले माइनस करेंगे दोनों को और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे।
और स्क्वायर के बाद उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो -3 -2 होता है -5, -5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25, 1 + 4 होता है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 25 और 25 50, 50 और 1 51, ये हमारे पास 51 आ गया। तो मैं इसका आंसर बुक में चेक कर लेता हूँ। यस, तो आंसर आ गया हमारे पास 51 का स्क्वायर रूट। देखा आपने कितना आसान था, सिंपल जो है वो उसकी पहली और उसकी पहली माइनस करें, स्क्वायर करते हैं, फिर उसकी दूसरी, उसकी दूसरी, उसकी तीसरी, उसकी तीसरी। चले अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। अब देखते हैं पार्ट 2 में जो इनिशियल पॉइंट है इस वेक्टर का वो क्या दिया हुआ है। वो दिया हुआ जनाब -2 4 6, -2 4 6, और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है 2 - 4 1, 2 - 4 1। काम वही है, आपको जो है वो a का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि a का जो मैग्नीट्यूड है वो असल में P1 और P2 का मैग्नीट्यूड है। सवाल में उसने कहा है कि भाई P1 P2 का जो मैग्नीट्यूड है वो असल में a का मैग्नीट्यूड है। तो पहला वाला क्या है 2 माइनस, इसका पहला वाला क्या है -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, बीच में साइन माइनस की आती है ना प्लस। इसका दूसरा वाला क्या है -4, उसका दूसरा वाला क्या है -4, तो -4 -4 का स्क्वायर। इसका तीसरा वाला है 1, उसका तीसरा वाला है -6, उस दोनों का स्क्वायर कर दें और इसके ऊपर आप लगा दें स्क्वायर रूट। तो जनाब ये आ गया 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, -4 -4 -8 -8 का स्क्वायर होता है +64, 1 - 6 होता है -5 -5 का स्क्वायर होता है +25, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। चले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ गया जनाब 105, और यही हमारा फाइनल आंसर है 105। दिस इज आवर आंसर। पहले पार्ट का आंसर क्या था 51। पार्ट 3 में देखें P1 हमारे पास क्या है 0 0 1, 0 0 1, और P2 हमारे पास क्या है -3 1 2, -3 1 2। अब हम निकालेंगे वही a का मैग्नीट्यूड, और a का मैग्नीट्यूड असल में क्या है P1 और P2 का मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकलेगा, दूसरे वाले का जो पहला है वो -3 है, इसका पहला 0 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर 1, उसका दूसरा वाला 0 है स्क्वायर, फिर तीसरा वाला 2, उसका तीसरा 1 स्क्वायर कर दें, और इस पूरे के ऊपर लगा दें आप स्क्वायर रूट। तो -3 का स्क्वायर होता है +9, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 - 1 होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 9 और 2 11। तो आंसर जो आ गया वो आ गया 11 का रूट, यानी कि स्क्वायर रूट और 11। इसका आंसर भी मैं चेक कर लेता हूँ। हंड्रेड % करेक्ट। तो देखा आपने ये कितना आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 इसके मैंने आपको सारे पार्ट्स करवा दिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को और हाईलाइट कर दिया है। द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5, कह रहा है एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, इज़ 1 - √3 और -5, फाइंड के इफ़ द टर्मिनल पॉइंट इज़ दिस। तो बहुत ही आसान सवाल है, इंतहाई बच्चों वाला। तो इसमें इसने क्या कहा है, ये भी इंशाल्लाह इतनी स्पीड से हो जाएगा। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर जो है हमें जो दिया हुआ है वो इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है 1 और -√3,
और -5, ये इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की। ये देखें, ये जो इनिशियल पॉइंट है इसको मैं कह देता हूँ P1, और उसने ख़ुद कहा है कि जी अगर टर्मिनल पॉइंट ये है, यानी कि तीनों पार्ट्स का, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, तीनों पार्ट्स का जो वो है इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, बट टर्मिनल पॉइंट चेंज हो रहा है। तो पार्ट नंबर 1 में टर्मिनल पॉइंट क्या है? 3 √3 और k। तो हमें इसकी मदद से जो है वो असल में k का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a का मैग्नीट्यूड, यानी कि P1 P2 का मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा? जिस तरह सवाल नंबर 2 में निकाला था, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस √3, यानी कि माइनस माइनस प्लस √3 का स्क्वायर प्लस k माइनस माइनस प्लस k प्लस 5 का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे आप? स्क्वायर रूट। अब इस सवाल में हमें मैग्नीट्यूड दी हुई है, कितनी दी हुई है? 5, तो ये 5 आ गया। इज इक्वल्स टू 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 होता है 2√3, और 2√3 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, और 4 3 12। आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इतना मैथ आपको आता होगा। k प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको खोलते हैं फॉर्मूले से, k स्क्वायर प्लस 2 5 10 10k प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि 25, और इसके ऊपर क्या आ रहा है? रूट आ रहा है। अब जब तक रूट नहीं ख़त्म होगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। रूट ख़त्म करने का एक ही तरीका है, क्या? दोनों तरफ लगा दीजिए स्क्वायरिंग, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल्स टू 12, और 4 होता है 16, प्लस k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 25, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो रूट ख़त्म हो गया। अब देखें, ये वाले 25 से ये वाला 25 कट रहा है, तो ये हो गया हमारे पास k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 16 बराबर है 0। ये क्या बन गई आपके पास? ये आपके पास बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर देते हैं। 16 1 × 16, 8 2 × 16, 8 और 2 कितना होता है? 10। तो जनाब ये आ गया हमारे पास k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 2k प्लस 16। बाकी काम मैं यहाँ कर लेता हूँ ताकि और क्लियर नज़र आए। इज इक्वल्स टू 0। पहले दो में कॉमन ले लें k, तो यहाँ आ जाएगा k प्लस 8। दूसरे दो में कॉमन ले लें 2, यहाँ आ जाएगा k प्लस 8 बराबर है 0। k प्लस 8, k प्लस 2 बराबर है 0। यहाँ से k का वैल्यू आ गया -8 और -2। तो दो आंसर आ गए। अब इनका जवाब चेक कर लेता हूँ मैं। %, करेक्ट। -8 और -2 ही आ रहा है, मैंने बुक में भी चेक कर लिया। चलें अब अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 2k -3 √3 और -10k। बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं इसको। पार्ट 2 है ये। क्या है जनाब पार्ट 2? 2k -3 √3, और तीसरा जो है वो है -10k। ये आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या? टर्मिनल पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? a का मैग्नीट्यूड, जो कि बराबर होगा P1 और P2 के मैग्नीट्यूड के। पहला नंबर क्या है दूसरे टर्मिनल पॉइंट का? 2k।
इनिशियल का पहला नंबर क्या है 1, तो 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है जनाब -3√3 और उसका क्या है -√3, तो माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस -10k माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड आपको ए का ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 का जो स्क्वायर है ये खुलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 2 = 4k प्लस 1 और -3√3 प्लस √3 कितना होता है जनाब, ये होता है -2√3। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा प्लस -10k प्लस 5 का क्या होता है जनाब, ये खुल जाएगा a प्लस बी के या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो a स्क्वायर 100k स्क्वायर प्लस नहीं आएगा सॉरी माइनस आएगा, -2 × 20 25 = 100k प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और इस पूरे के ऊपर क्या है जनाब वो है रूट, तो रूट में डाल रहा हूँ। ऐसा ना हो ना कि आप बोले यार रूट क्यों नहीं डाला। अब स्क्वायर और रूट जो है वो ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम कर लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 -2√3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है 4√3 का स्क्वायर होता है 3, तो -4 × 3 -12 और ये हो जाएगा +12, तो +1 +12 प्लस 100k स्क्वायर माइनस 100k प्लस 25 और स्क्वायर से रूट कट गया तो ये वाले 25 से ये वाला 25 काट दो। 100k स्क्वायर और 4k स्क्वायर ये होता है 104k स्क्वायर और 100k और 4k कितना हो गया -104k और प्लस 12 और 1 कितना हो गया 13 इज इक्वल्स टू 0। आगे जाने से पहले एक दफ़ा फिर सारे स्टेप्स चेक कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमने कोई मिस्टेक करी हो जिसकी वजह से फिर आगे जाके सारा सही करना पड़े। वैसे मुझे कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही बट फिर भी चेक करना अच्छी बात है। तो जनाब हमारे पास क्या था 1 - √3 और -5 ये इनिशियल पॉइंट था और टर्मिनल पॉइंट पार्ट 2 में क्या है हमारे पास 2k बिल्कुल सही है -3√3 और -10k, तो हमने बिल्कुल सही लिखा है। इसके बाद हमने क्या किया माइनस कर दिया 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3√3 माइनस माइनस प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस -10k प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, नो मिस्टेक एट ऑल। फिर इसको फॉर्मूले से खोला है 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 नो मिस्टेक, -3√3 प्लस √3 ये हो गया -2√3 का होल स्क्वायर नो मिस्टेक। 10k का स्क्वायर होता है 100k स्क्वायर, 2 10 = 20 25 = 100 100k प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 नो मिस्टेक। इसके बाद क्या है 4k स्क्वायर -4k प्लस 1 -2√3 का स्क्वायर होता है 12, 100k स्क्वायर -100k प्लस 25, 25 से 25 कट गया 100 और 4 होता है 4k स्क्वायर, 100k और 4k होता है -100 100 एंड 4k और 12 और 1 होता है 13 यानी कि 13। तो जनाब कोई मिस्टेक नहीं आई। अब ये मिडिल टर्म ब्रेक से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर 13 आया हुआ है, तो सबसे बेस्ट ये है इस किस्म के सवालों के अंदर कि हम यहाँ पर क्वालिटी फॉर्मूले से कर लेते हैं इसको। क्या है जनाब क्वालिटी फार्मूला क्या होगा k इज इक्वल्स टू -b -104 प्लस माइनस b स्क्वायर 104 का स्क्वायर -4
104 और 13 यानी कि -4AC का रूट अपॉन 2 104 माइनस माइनस प्लस 104 प्लस माइनस 104 के स्क्वायर ये होता है जनाब 10816 माइनस 4 इंटू 104 इंटू 13 ये होता है 5408 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट 2 को 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 208। देखिए सुकून से काम करें तो जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन होगी कुछ नहीं होगा उसका। तो 10816 माइनस 5408 तो जनाब ये आ जाएगा 5408 आ गया एग्जैक्टली 5408 और इसके ऊपर आ गया रूट अपॉन में क्या है 208 और सिंप्लीफाई करते हैं के बराबर है अब 5408 का अगर मैं रूट निकालूं तो रूट आ रहा है 52 रूट 2 अपॉन में क्या है 208 सही है जनाब। अब देखें ये सिंप्लीफाई हो सकता है अगर आप ये देखें कि 52 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 104 आता है यानी कि अगर आप यहाँ से 52 को बाहर ले लें तो 52 2 ज़ा 104 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 अपॉन 208। अब चेक करते हैं कि क्या 208 डिवाइड होता है 52 से। जवाब है यस 52 4 ज़ा तो हमारे पास ये आ गया 2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 4। और अगर हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें थोड़ा सा और तो देखें 2 अपॉन 4 भी आ रहा है और प्लस माइनस 1 अपॉन 4 कर दें इसको 1 अपॉन 4 रूट 2 तो के बराबर है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 अपॉन 2 प्लस माइनस 1 अपॉन 4 रूट 2 दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। और बुक में भी आपकी यही आंसर आ रहा है 1 अपॉन 2 प्लस माइनस 1 अपॉन 4 इंटू रूट 2। चलिए आखिरी पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 3 का जो आखिरी पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2 के और -3। तो जो पार्ट 3 है सॉरी ये पेंसिल लगाना भूल गया 1 2 3 क्या है हमारे पास जो टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है पार्ट 3 में वो दिया हुआ है जनाब -2 कॉमा के और -3। तो वही बात ए का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास P1 और P2 का जो मैग्नीट्यूड है
-2 उसका पहला पॉइंट है 1 का स्क्वायर प्लस के उसका दूसरा पॉइंट है माइनस माइनस प्लस √3 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है जनाब 5। तो -2 -1 होता है -3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है +9 और k प्लस √3 ये खुल जाएगा फॉर्मूले से। तो k का स्क्वायर प्लस 2k इंटू 3 यानी कि 2√3k प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 5 - 3 होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और इस पूरे के ऊपर आ रहा है क्या, रूट। अब रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 और 4 13, 13 और 3 ये हो गया 16, स्क्वायर से रूट कट गया 16 प्लस के स्क्वायर प्लस 2√3k। सही है जनाब। 9 और 4, 9 और 3 12, 12 और 4 16। तो अब ये हो गया जनाब के स्क्वायर प्लस 2√3k प्लस 16 और इस 25 को यहाँ ले जाएं -25 हो जाएगा। तो के स्क्वायर प्लस 2√3k 16 में से 25 गया 9 बचता है बराबर है 0। अगेन यू आर सीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट क्योंकि इसमें रूट है तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा उस तरीके से करना, मिडिल टर्म ब्रेक से करना। तो इसलिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करें। k बराबर है -b, b क्या है 2√3k, तो ये हो गया -2√3 और इसको मिटा देते हैं, एक काम करते हैं दोबारा कर लेते हैं। -b हमारे पास क्या आ जाएगा 2√3 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 2√3 का स्क्वायर माइनस 4a, a है 1, c कितना है 9 और इसके ऊपर अच्छा सॉरी देखें c 9 नहीं है, c -9 है क्योंकि -25 में से प्लस हो गया तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ माइनस का साइन। ये माइनस पूरे सवाल को ख़राब कर देता है, पता है आपको। अपॉन 2a, a क्या है हमारे पास 1 -2√3 और ये लिखा हुआ है 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 ज़ा ये हो गया जनाब 12। माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और इसके ऊपर आ जाएगा रूट और अपॉन में आ गया 2 1 ज़ा 2। 36 और 12 आप चेक कर लीजिए, 36 और 12 होता है 48। 48 का रूट अपॉन में आ जाएगा 2। आगे चलते हैं, अभी इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं अब थोड़ी जगह बना के यहाँ से काम कर रहा हूँ। तो k बराबर है -2√3 प्लस माइनस 48 क्या होता है, 48 होता है 4√3। आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, मेरी प्रैक्टिस है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। k बराबर है -2, आप यहाँ से कॉमन ले लें, √3 प्लस -2√3 अपॉन, बल्कि 1 मिनट इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं इसको 1 मिनट पहले मैं इसको मिटा दूं क्योंकि दोनों में √3 आ रहा है ना। तो एक दफ़ा आ गया -2√3, एक दफ़ा +4√3 आ जाएगा और अपॉन में तो 2 है और एक दफ़ा आ जाएगा -2√3 -4√3 अपॉन में आ जाएगा 2। सही है जनाब। तो k बराबर है 4 में से 2 गया 2√3 हो जाएगा, अपॉन में आ गया 2, -4 और -2 ये होता है -6√3 अपॉन 2। तो बाकी काम यहाँ कर रहा हूँ मैं। k बराबर है 2 से 2 कट गया, √3 हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 तो ये हो गया -3√3 और यही हमारा आंसर आ रहा है और बुक में भी यही आंसर है, मैंने चेक कर लिया। सो होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जनाब,
क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये आ गया जनाब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। गौर से देखें क्या लिखा हुआ है। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर A whose initial point is origin and terminal point is 5 3 root 2. Before I start this question, I want to give you some concepts. ये देखें, ये आपके सामने स्क्रीन पे ये टॉपिक नंबर 9.4 आपको नज़र आ रहा होगा। इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। हेडिंग है हमारी पोजीशन वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ द ओरिजिन O 0 0 0। देखें, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था आज का, तो मैंने आपसे कहा था कि जो आपके पास फिक्स पॉइंट होता है इसको ओरिजिन कहते हैं। अब क्योंकि आपके पास 3 एक्सिस हैं, तो जब आपके पास 3 एक्सिस हैं तो ये है वो पॉइंट, ओरिजिन वो पॉइंट होगा जहाँ पर x भी 0, y भी 0 और z भी 0। तो इसलिए यहाँ इसने लिखा है जो इनिशियल पॉइंट का जो पोजीशन है आपके पास, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ द ओरिजिन। इनिशियल पॉइंट क्या होता है? वेक्टर का ओरिजिन होता है, यानी कि 0 0 0। टर्मिनल पॉइंट आप कोई भी ले लें, जैसे इसने क्या लिया है x y z। तो आपके सामने एक वेक्टर डायग्राम नंबर 9.7 पे बना हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, OP। तो OP को इसने बोला स्मॉल r। ये स्मॉल r आप ज़रूर याद रखिएगा, सही है जनाब, ये स्मॉल r आप याद रखिएगा। अच्छा, अब देखें इसने किया क्या है यहाँ पर, ये तो स्मॉल r आ गया। अब आगे लिखा हुआ है इन फिगर 9.7 P इज़ द पॉइंट x y z, PM इज़ द परपेंडिकुलर ऑन x o y। देखें ये जो आपके पास लाइन है x ओरिजिन y, x o y, x o y के ऊपर x आपको नज़र आ रहा है, o आपको नज़र आ रहा है, कैपिटल X, कैपिटल O और कैपिटल Y की बात हो रही है, स्मॉल x या स्मॉल y की बात नहीं हो रही, ये ख्याल रखिएगा। तो कैपिटल X, कैपिटल O, कैपिटल Y के ऊपर एक लाइन है जिसका नाम इसने रखा है PM, और ये PM जो है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। आपको नज़र भी आ रहा होगा ये 90 डिग्री की जो है लाइन बनी हुई है। आगे चलते हैं। वाइल ML इज़ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस क्लियरली। अब ये कह रहा है ML जो है, अब आप इसको भी देख लें, कैपिटल M कहाँ पर है और कैपिटल L कहाँ पर है। ML जो है वो x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है हमारे को ये कि 90 डिग्री पर आ रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई मैं OL को O से लेकर L तक के डिस्टेंस को कह रहा हूँ स्मॉल x, L से लेकर M तक के डिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ स्मॉल y, और M से लेकर P तक के डिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ z। इस तरह करने से आसान हो जाता है। अब वो कह रहा है भाई एंगल OLM एंड एंगल OMP, OLM यानी कि O से लेकर L फिर M, तो यानी कि L जो एंगल है, एंगल L जो कि x पर आ रहा है ये 90 डिग्री है। इसी तरह OMP यानी कि O से जो M पे जा रहा है और फिर M से P पे जा रहा है, तो ये एंगल कितना है? ये भी 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है। आगे चलते हैं, यहाँ देखें लिखा हुआ है OM की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से x² + y², क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ से आपके पास जो स्मॉल r आ जाएगा, जिसका नाम उसने OP रखा था, तो स्मॉल r जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा? वो OP है। OP की आपके पास वैल्यू आ जाएगी x² + y² + z² का स्क्वायर रूट। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये स्मॉल r क्या चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि स्मॉल r की वैल्यू है x² + y² + z² का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये यूज़ होगा हमारे सवाल में। तो स्मॉल r की वैल्यू निकल आए। आगे चलते हैं, इस डायग्राम को मज़ीद देखते हैं। आगे लिखा हुआ है इफ़ द मेजर ऑफ द एंगल्स, एंगल XOP, कैपिटल X, कैपिटल O, कैपिटल P, यानी कि X
और P के दरमियान जो O है इसके एंगल, और दूसरा एंगल क्या है YOP, यानी कि Y और P के दरमियान जो है O उसका एंगल, और ZOP कह रहा है इन एंगल्स के मैं नाम रख रहा हूँ। XOP का मैं नाम रख रहा हूँ अल्फ़ा, YOP का मैं नाम रख रहा हूँ बीटा, ZOP का मैं नाम रख रहा हूँ गैमा। अब ये कह रहा है कि ये जो आपके पास तीन एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा, कह रहा है ये अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो है इनका मैं नाम रख रहा हूँ डायरेक्शन एंगल्स। क्या नाम रख रहा हूँ? डायरेक्शन एंगल्स। देखें जो वर्ड है एंगल्स का, ये आपके लिए जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नया नहीं है। एंगल तो आप बहुत फाइंड आउट करते हुए आ रहे हैं, बट डायरेक्शन एंगल्स का मतलब है कि क्योंकि यहाँ पर आपको बाकायदा डायरेक्शन नज़र आ रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसलिए आपने इसका नाम क्या रख दिया है? डायरेक्शन एंगल्स। देन फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल्स, अब एक ट्राइंगल है आपके पास LOP, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरी आपके पास है KOP, क्या लिखा हुआ है? KOP। देख लें आपको K कहाँ नज़र आ रहा है, O कहाँ नज़र आ रहा है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तीसरी है हमारे पास NOP, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके ऊपर टिक्नोमेट्रिकल रेशोज़ जो है वो लग सकती हैं। सही है जनाब। क्या टिक्नोमेट्रिकल रेशोज़ इस पर लग सकती हैं? आप जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसन अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल LOP के अंदर, यहाँ मैं आगे पढ़ भी रहा हूँ, PK एंड PN आर परपेंडिकुलर टू Y एंड Z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा ट्राइंगल LOP के अंदर? LOP में कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? x और हाइपोटेन्यूज क्या है? r, और r क्या था आपके पास? OP। सही है जनाब। तो कॉस अल्फ़ा की जो आपके पास वैल्यू आ गई x अपॉन r, कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको कौन सी ट्राइंगल देखनी पड़ेगी? KOP। फिर आप देखें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पर क्या है? y है, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा r, जिसकी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तीसरा आपके पास है कॉस गैमा। कॉस गैमा कहाँ से निकलेगा? ट्राइंगल NOP से। कॉस का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से आपको मिलेगा कॉस गैमा इज इक्वल्स टू जेड अपॉन आर। तो ये जो आपके पास कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा आपके पास आ रहा है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है डायरेक्शन कोसाइंस। तो दो चीज़ें आपने सीखी, एक अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो है ये हैं डायरेक्शन एंगल्स, और जो दूसरी चीज़ है कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, ये अगर आप निकालेंगे तो ये कहलाता है डायरेक्शन कोसाइंस। ये पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। सवाल देखिए, क्या सवाल है? सवाल देखिए आप, क्या सवाल है जनाब? क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूँ। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर ए whose initial point is origin and terminal point is 5, 3 and root 2। इनिशियल पॉइंट तो होता ही ओरिजिन है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। ओपी में हमारे पास ओ क्या था? ओरिजिन था। तो अब आपने करना क्या है? आपको उसने दो चीज़ें मांगी हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी मांगी है, डायरेक्शन एंगल्स ही मांगे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप इस सवाल को लिख लें सबसे पहले, बाकी बातें सारी बाद में होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। क्या है जनाब पार्ट नंबर 1? फाइव, 3 और रूट 2। 5, 3 और रूट 2,
ये आपके पास है x, ये आपके पास है y, और ये आपके पास है z। तो r आप निकाल लें एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और z स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, और इसके ऊपर क्या आ रहा है, 25 और 9 होता है 34, 34 और 2 होता है 36, 36 का जो रूट होता है वो होता है 2। तो अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं। क्या फार्मूला था डायरेक्शन कोसाइन का, कॉस अल्फा बराबर है x अपॉन आर। x हमारे पास क्या है 5, r हमारे पास क्या है 2। आंसर आ गया, दैट्स इट। फिर हम निकालेंगे कॉस बीटा, क्या होता है y अपॉन आर। y कितना है 3 और r कितना है 6, 3 2 ज़ा 6, 1/2। कॉस गैमा रूट 2 अपॉन आर यानी कि 2, और रूट 2/2 क्या होता है रूट 2। तो जनाब डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास आ गए 5/2, 1/2 और रूट 2। इसका जवाब चेक करता हूँ मैं। एक मिनट, ओह एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मैं इसको बिल्कुल भी सिली मिस्टेक नहीं कहूँगा, पहले मैं इसको मिटा दूँ। बाज़ दफ़ा मिस्टेक में हंसी आ जाती है कि यार हमने ये क्या कर दिया। ये देखें 36 का जो रूट होता है वो 2 नहीं होता, वो 6 होता है। कितनी बड़ी मिस्टेक करी। तो x हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6। फिर cos बीटा हमारे पास क्या है, y 3 अपॉन, बल्कि मैं पहले लिख के बताता हूँ आपको कि ये y अपॉन r होता है, यानी कि 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। और इसी तरह हमारे पास कॉस गैमा आ गया z अपॉन आर। z हमारे पास है रूट 2/6। अब मैं इसका आंसर चेक करता हूँ। 5/6 यस, 1/2 यस, एंड रूट 2/6, 100% करेक्ट। तो ये तो थी डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन एंगल्स, क्योंकि दो चीज़ें मांगी ना उसने, डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे, बहुत ही आसान है। ये जो आपने कॉस अल्फ़ा निकाला है 5/6, इस अल्फ़ा को आप निकाल लें कॉस इनवर्स 5/6। अब ये जो आंसर आएगा वो होगा डायरेक्शन एंगल्स। तो 5/6 कॉस इनवर्स निकाल रहा हूँ मैं। ये आ रहा है जनाब 33.53, 33.53 ये आ गया पहला। अब हम निकालेंगे दूसरा। ये जो आपके पास कॉस बीटा आ रहा है 1/2, तो बीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स 1/2। और अगर आप कॉस इनवर्स 1/2 अपने कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो आ जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह अगर आपके पास जो कॉस गैमा है वो दिया हुआ है रूट 2/6, अगर आप यहाँ से गैमा निकालते हैं तो कॉस इनवर्स रूट 2/6 आ जाएगा। और कॉस इनवर्स रूट 2/6 क्या होता है, मैं देख लेता हूँ इसको। सेवेंटी 76.36। तो अब आप क्या करेंगे, आखिर में इस पार्ट में लिख के दिखा देता हूँ, अगले पार्ट में लिख के नहीं दिखाऊंगा। अब आप आखिर में डेटा बना के लिखेंगे आंसर को। सबसे पहले आप लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फ़ा आपके पास क्या आ गया 5/6, कॉस बीटा क्या आ गया 1/2, और कॉस गैमा आपके पास क्या आ गया रूट 2/6। फिर आपने क्या निकाला,
डायरेक्शन एंगल्स, अल्फ़ा आपके पास क्या है 33.53, बीटा आपके पास क्या है 60 डिग्री, और गैमा आपके पास क्या है 76.36 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, बुक में डायरेक्शन कोसाइंस 100% यही दिए हुए हैं, 5/6, 1/2, √2/6। डायरेक्शन एंगल्स में दो एंगल तो बिल्कुल सही हैं। ये एंगल जो है बुक में गलत दिया हुआ है, बट मैंने आपको बता दिया है कि ये एंगल 100% सही है। बुक में ये सही है, ये सही है, लेकिन बुक में ये गलत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सही है, ये बुक में गलत है। सही है जनाब। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 क्या है, 0, 3 और -4। फोर 4 का पार्ट 2। ज़ीरो, 3 और -4। वही बात, सबसे पहले r निकालेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 होते हैं 25, 25 का रूट होता है 5। अब हम निकालेंगे, ये हमें पता है कि जनाब x है, ये हमें पता है y है, और ये हमें पता है z है। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। सबसे पहले निकालेंगे कॉस अल्फ़ा। क्या होता है जनाब, x/r। x हमारे पास है 0, r है 5, 0/5 होता है 0। फिर हम निकालेंगे कॉस बीटा। कॉस बीटा हो जाएगा y/r। y हमारे पास क्या है 3 और 5, तो ये हो गया हमारे पास 3/5। कॉस गैमा, कॉस गैमा क्या होगा z/r, z -4 और r है 5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0, 3/5 और -4/5। अगला काम क्या है, अगला काम है डायरेक्शन एंगल्स। तो ये जो मेरे पास कॉस अल्फ़ा आया था 0, तो अल्फ़ा बराबर है कॉस इनवर्स 0। तो अगर आप कैलकुलेटर में कॉस इनवर्स 0 निकालेंगे तो आपका आएगा 90 डिग्री, ये आप चेक कर लें। फिर हमारे पास कॉस बीटा जो है वो क्या दिया हुआ है 3/5, तो बीटा हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। कॉस इनवर्स 3/5 क्या होता है चेक करते हैं। 53.130, 53.13। अब हम निकालेंगे कॉस गैमा। कॉस गैमा क्या हो जाएगा जनाब -4/5। गैमा कैसा आएगा कॉस इनवर्स -4/5। ये हमारा आ रहा है 143.13, 143.13। ये आप ख़ुद भी कैलकुलेटर में चेक कर लें, और आखिर में इसकी लिस्ट बना दीजिएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है और डायरेक्शन एंगल्स क्या हैं, जिस तरह मैंने प्रीवियस पार्ट में बनाई थी। तो होप यू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली दिस क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान सवाल था बच्चों वाला, बस आपको फॉर्मूले याद रखना है। चलिए जनाब, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ भाई उसने। लास्ट क्वेश्चन है जनाब, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5।
क्या है, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ पोजीशन वेक्टर बी विद पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस आर 30 एंड 60 डिग्री। तो मैं इसका डेटा बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें डायरेक्शन एंगल्स दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एंगल होता है अल्फ़ा, ये हम पढ़ चुके हैं, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। वाई एक्सिस का भी दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं बीटा, ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, और आगे क्या लिखा हुआ है, विद पोजिशन वेक्टर्स एंड एक्स विद पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस आर 30 एंड 60, फाइंड गैमा एंड के इफ द टर्मिनल पॉइंट इज। तो हमें गैमा निकालना है, सॉरी इक्वल टू नहीं, हमें गैमा निकालना है क्वेश्चन मार्क, और हमें के निकालना है, जबकि हमें जो दिया हुआ है सवाल, क्या दिया हुआ है, इफ द टर्मिनल पॉइंट इज √3 कॉमा 1 कॉमा 2 के, ये हमें दिया हुआ है। ये हम जानते हैं ये x है, ये हम जानते हैं ये y है, ये हम जानते हैं z है। अच्छा देखें, अब डायरेक्शन कोसाइन में कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, x/r कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, x कितना दिया हुआ है √3, r हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो cos 30 क्या होता है हम जानते हैं, √3/2 इज इक्वल्स टू √3/r। √3 से √3 कट गया, r को वहाँ ले जाएं, 2 को वहाँ ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r का वैल्यू आपके पास आ गया 2। तो यहाँ से तो हमारे पास r का वैल्यू आ गया 2। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब हमें और आगे चलते हैं हम। अब cos 60 हमारे पास क्या हो जाएगा, y/, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें या नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। सवाल बहुत आसान है, बट मैं खाली एक दफ़ा इसको चेक कर रहा हूँ। सही। अच्छा देखें, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या बोला उसने भाई, गैमा निकाल के दिखाओ, और क्या नाम है उसका, वो दिखाओ, के निकाल के दिखाओ। तो अब हमारे पास गैमा तो बहुत आसानी से आ जाएगा, जब दो एंगल दिए हैं तो तीसरा एंगल कैसे आएगा, 180। बल्कि नहीं, 180 का वर्ड यूज़ ना करें, मुझे लगता है कि इस तरह इसको अच्छा नहीं होगा ये करना। तो अब हम एक काम और करते हैं, हमें पता है कि भाई आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर। क्योंकि देखें वो जो 180 वाला है वो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, फिर वो यहाँ अप्लाई करना, उसको समझाना, हो सकता है कि शायद वो गलत भी हो, तो इसलिए छोड़ दें। आर कितना है 2, यहाँ लगा दें 2, इसके कैंसिल हो गया, ये आ गया 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2k का स्क्वायर होता है जनाब 4k स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो इसको रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 1 4 प्लस 4k स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 से 4 गया, 4k स्क्वायर बराबर है 0, k स्क्वायर 0/4 होता है 0, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 होता है 0। तो k का वैल्यू तो 0 आ गया, एक काम हो गया। अब हमें निकालना है गैमा। तो कॉस गैमा का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन में, z/r। तो कॉस गैमा, z हमारे पास कितना दिया हुआ है देखें सवाल में, ये रहा 2k, और r हमने कितना निकाला था 2, 2 से 2 कट गया, तो k हमारे पास कितना है 0, ये भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है। तो गैमा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 क्या होता है 90 डिग्री, हैंस गैमा आ गया 90 डिग्री और k आ गया 0, ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना आसान सवाल था ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज 9.1 100% ख़त्म हो गई। थोड़ी आज की हमारी क्लास लंबी हुई है, लेकिन ज़रूरी था पूरे कॉन्सेप्ट्स करवाना। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो
9.1 100% कम्प्लीट हो गई है। इसमें अब कोई सवाल बचा नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरी आदत, ना तो मैं कोई पार्ट छोड़ता हूँ, ना मैं कोई सवाल छोड़ता हूँ, चाहे वो जितना बड़ा हो, जितना मुश्किल लगे, जितना आसान लगे। तो 5 सवाल हो गए, 5 सवाल ही थे इस एक्सरसाइज के अंदर। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स की है। इसमें कुल टोटल 14 सवाल हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी ये 14 के 14 सवाल आपको करके दिखाऊं, और कोशिश करूँगा एक लेक्चर में, वरना 2 लेक्चर्स में तो लाजमी मैं आपको ये करके दिखा दूँगा। सही है जनाब। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 9.1 किया है। अब 9.2 रह गया, 3 रह गया और 4 रह गया। कोशिश करूँगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी एक्सरसाइजेस करवा दूँ, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज भी करवाऊँ। आज की क्लास आपको कैसी लगी और कितना मज़ा आया, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप समझते हैं कि इस क्लास से और प्रीवियस लेक्चर से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब के साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को सिर्फ लाइक ही ना करें, बल्कि अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप जितना इल्म बांटेंगे आपको भी इतना ही इल्म बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने आज 1 घंटे से भी ज़्यादा लगाया इस एक्सरसाइज के अंदर, तो मैंने आपको ये इल्म दिया, मगर मुझे यकीनन आपसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं समझ में आ गई। तो इस तरह इल्म बढ़ता है। तो स्टूडेंट, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम 9.2 करेंगे। तब तक के लिए मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़।